नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निहारिका एग्जाम प्रेप में। तो ये हमारा सीडीपी का प्रैक्टिस सेट थर्ड है, जिसमें प्रश्न संख्या हम लेके चलेंगे 23 से लेकर के 44। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसी सेट के जो है अब हम 23 से लेकर 44 यानी फिर से हम 22 क्वेश्चंस और सॉल्व करने वाले हैं। और हो सके तो आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिएगा और साथ ही साथ में आप क्वेश्चंस और उसका एकदम क्लियर जो आंसर है उसको नोट करते जाइएगा। इससे आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो 22 क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो अब आज हम देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समाजीकरण, समायोजन, मुख्य धारा से जुड़ना और विभेदीकरण। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था से। समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं कौन सी हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ये लाइन लिखिए, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, ये बात सही नहीं है, ये गलत है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद में यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बी, सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार और संचार माध्यम, पास पड़ोस एवं शिक्षक, परिवार एवं पास पड़ोस। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार एवं पास पड़ोस। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है विद्यालय, जनसंचार, धर्म, परिवार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। बहुत से अभिभावकों ने टेलीविजन कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर के प्रभाव को दर्शाता है। किसके प्रभाव को दर्शाता है? मीडिया, सहपाठियों, पास पड़ोस या फिर धर्म। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाए आपका मीडिया। बच्चों के समाजीकरण पर मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की संस्था के रूप में की भूमिका को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन क्या है? मीडिया प्राथमिक, मीडिया द्वितीयक, स्कूल प्राथमिक और स्कूल द्वितीयक। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडिया द्वितीयक। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का स्रोत मानता है। शिक्षक बच्चों को क्षमता के आधार पर पृथक करता है। तो देखिए ये और ये तो पहले ही गलत हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में सही आंसर जो हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका हो जाएगा अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? समानुभूति, नियंत्रण एवं प्रवाह का, समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का, समानुभूति, वास्तविकता एवं प्रवाह का, समानुभूति, बाल सुलभता एवं नियंत्रण का।
तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, या उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए, या अध्यापकों के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुकरण करें, या फिर विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाए। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्रों का अधिगम, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो, फिर खाली जगह है, से, फिर जगह है खाली, और फिर खाली जगह से, फिर खाली जगह की तरफ बढ़े। यानी तो ऑप्शन है क्या? अमूर्त मूर्त स्थानीय वैश्विक, मूर्त अमूर्त वैश्विक स्थानीय, मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक, अमूर्त मूर्त वैश्विक स्थानीय। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक। तो कैसे कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े। ठीक। कथन ए है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। कारण क्या दिया गया है? जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो ए में जो बात कही गई, कथन जो है वो तो एकदम सही है। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। इसका कारण क्या दिया गया है? जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये तो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी को याद करके दोहराना नहीं है, बल्कि समझ, विश्लेषण और वास्तविक जीवन में उसका उपयोग करना है। तो इसलिए कथन ए सही है, जबकि कारण आर सीखने की अर्थपूर्ण प्रक्रिया को सही ढंग से व्यक्त नहीं करता है। तो इसलिए आर गलत हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ये भी सही है। खेल द्वारा, ये बात भी सही है। प्रयोग, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसमें यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही बात कही गई है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें चारों ऑप्शन सही हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बड़ों की तरह, पिता की तरह, सामान्य या फिर दोस्त की तरह? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्त की तरह। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करते हैं कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को सम्मिलित करे। केवल है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बच्चों के सीखने के विविध संदर्भों का हो और आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 से,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 केंद्रित करती है रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, योगात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, या व्याख्यात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई हैं? पहला ऑप्शन है सीखने का अवलोकन करना, दूसरा ऑप्शन है समूह में कार्य करना, तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो बनाना, चौथा ऑप्शन है परियोजना। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, चौथा भी सही है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? यह कि सीखना कैसे है, यह कि विषय वस्तु में बढ़ोतरी, तीसरा ऑप्शन क्या है 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, और चौथा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला, जिसमें लिखा है विषय वस्तु में बढ़ोतरी, और इसके साथ ही ऑप्शन नंबर चौथा वाला भी आपका सही है, जिसमें लिखा है मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन सही बताया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटन अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा आपका, देखिए जो दूसरा ऑप्शन है ये भी सही है, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। इसके बाद में चौथा ऑप्शन सही है, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दूसरे और चौथे का सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा CDP का प्रैक्टिस सेट 3, और इन प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर करें, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट, CTET और सुपर टेट और इसके अलावा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इनको नोट करके और इनको रोज रिवाइज करा करिए, तो ये आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल निहारिका एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।